Audio Jungle. Audio Jungle. आइए हम सभी आज बात कर लेते हैं नीट के नियम पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीट में कौन कौन से नियम होते हैं जिसे हम पढ़ के और समझ करके नीट के लिए तैयार हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। 30 नंबर तक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो उसे जा कर के देख लें। आपको आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगी। तो 31 नंबर से हम शुरू करते हैं। 31वें नंबर पे लिखा हुआ है कि नीट के लिए विद्यार्थी की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। समझ रहे हैं? कम से कम आपकी उम्र, नीट का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष। बट ये कंडीशनल है। यदि SC ST के बच्चे हैं तो उनकी उम्र 30 तक भी चलेगी। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम उम्र 25 तक है। लेकिन ये सब मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी ये दोनों चीज़ें फिक्स नहीं की गई हैं। मिनिमम एज तो 17 फिक्स है, बट मैक्सिमम के लिए अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी किसी भी उम्र में हो, इवन 30 के पार भी यदि जनरल SC ST OBC वाले हों तो भी अभी 2022 में तो कम से कम फॉर्म भर सकते हैं। आगे वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि SC ST जाति के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। ये OBC के लिए भी लागू होता है। आगे देख ले रहे हैं। नीट देने के लिए विद्यार्थी को 12वीं क्लास बायोलॉजी विषय से पास होना अनिवार्य है। यदि बच्चा नीट का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसे 12 में बायोलॉजी लेके पढ़ना होगा, तभी वो नीट का फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। विद्यार्थी को PCB के साथ ही साथ इंग्लिश में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चाहे जितना भी अंक प्राप्त कर लें, यदि आप इंग्लिश में 50% से कम स्कोर करते हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश की कोचिंग पे भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे विद्यार्थी का आधार कार्ड बना होना चाहिए। जो भी बच्चा नीट का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, यदि उसका आधार कार्ड ना बना हो तो उसे बनवा ले, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली जो शर्त है, विद्यार्थी का भारतीय होना अनिवार्य है। जी हाँ, उसका भारतीय होना भी चाहिए। कुछ शर्तों के साथ कुछ NRI व्यक्ति भी नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आगे देखिए 37वें नंबर पे क्या लिख रखा है मैंने। जनरल के विद्यार्थियों का इंटर में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जनरल कास्ट के यदि आप हैं तो आपको इंटर में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी नीट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जबकि यदि आप SC ST की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम इंटर में 40% अंक लाना होगा। लेकिन अगर हमारी माने तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे जनरल के हो, SC ST OBC किसी भी कास्ट के हों, आप 60% से ऊपर स्कोर, क्योंकि आज सरकार की नियमावली कहती है इसके लिए 50%, इसके लिए 40%। लेकिन आने वाले समय में ये नियमावली चेंज भी हो सकती है। मिनिमम स्कोर 60% कर तो आप सभी लोग नीट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबके सब 60% से ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। यदि 60% से कम लाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। तो आप यदि SC ST OBC के हैं तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला आगे चल के। पूरा फीस पापा की जेब से ही जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। इसका रिजल्ट प्रायः एग्ज़ाम के 1 सप्ताह के अंदर ही आ जाता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि नीट का एग्ज़ाम मई के पहले सप्ताह के पहले रविवार को 2 बजे से 3 बजे के बीच में होता है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, पता चल जाता है कि नीट में आप पास हुए। आगे देखते हैं। इसके बाद पास हुए छात्रों को 3 राउंड में रैंक के अनुसार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं नीट में, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और 3 राउंड में काउंसलिंग होगी। पहले राउंड में जो सबसे तेज बच्चे होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर की राउंड में कुछ कमज़ोर बच्चों को किया जाएगा और तीसरे राउंड में उनसे भी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान क्या किया जाता है इधर देख लेते हैं। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट चेक करके रैंक अनुसार
कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। काउंसलिंग में कुछ और नहीं किया जाता, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक किया जाता है कि आप लीगली पास हैं, आउट हैं कि नहीं, आधार कार्ड है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है अथवा नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है और आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग कॉलेज में भेज दिया जाता है अलॉटमेंट लेटर दे करके। आगे देखते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर लेकर छात्र अपने अपने कॉलेज जाकर एडमिशन ले लेते हैं। आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको लेकर के जिस भी कॉलेज में आपका अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर आप अपना एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन के बाद की प्रक्रिया फिर क्या होनी है देख लेते हैं। इस प्रकार मेडिकल कॉलेज में एंट्री के बाद उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होती होती लगभग 15 अगस्त 17 अगस्त हो जाता है, तो आधे अगस्त के बाद जनरली मेडिकल कॉलेज में आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये तो हो गए कुछ रूल्स के बारे में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीट में कौन कौन से रूल्स होते हैं, उनको कैसे बारीकी से समझेंगे ताकि हमें कोई मिस्टेक हमसे ना होने पाए। तो चलिए कुछ टेबल मैंने बना रखा है, उसको ज़रा देख लेते हैं। पिछली वीडियो मैंने चर्चा किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे कि हमारे नीट में प्रश्न आता है। टोटल प्रश्न होते हैं 180 और उनका टोटल मार्क्स होता है वो 720 अंक के होते हैं। वो हर एक विषय से 45-45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर मार्क्स की बात करें तो हर एक विषय से 180 क्वेश्चन 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हो जाता है 720। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 अंक का होता है, हालांकि उसमें माइनस मार्किंग भी होती है 1 नंबर। उसके बारे में आप पूरे को अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि सर अगर हम SC ST OBC या जनरल से बिलोंग करते हैं तो हमें कितना नंबर लाना चाहिए ताकि MBBS कॉलेज हमें सरकारी मिल जाए। तो देखिए ये तो हर साल की कट ऑफ मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर पे MBBS कॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमानित नंबर जो है हर साल का एक एवरेज नंबर जो है वो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। यदि आप ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको नीट में 525 से ऊपर लाना होगा, 525 प्लस, तो आपको ईजी वे में MBBS कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 550 प्लस लाना पड़ेगा। यदि OBC हैं तो 575 से ऊपर लाना है। यदि जनरल हैं तो 600 से ऊपर स्कोर करते हैं तो संभावना है 99% संभावना है कि आपको MBBS कॉलेज मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। यदि इससे कम स्कोर करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट वो प्राइवेट होगा और प्राइवेट की जो फीस होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है। उस पर एक नज़र हम देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है डियर, MBBS अगर आप करने जाते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। 15 लाख रुपये पर ईयर लगभग खर्चा आ जाएगा। 11 से 12 लाख रुपए आपके कॉलेज का फीस होता है, प्लस 2.5 से 3 लाख रुपए खाना खर्चे पे, हॉस्टल फीस पे वगैरह पे अगर अलग अलग चीज़ों पे पेड करना पड़ सकता है आपको। तो कुल मिला जुला कर 15 लाख रुपए आपको सालाना पड़ेगा। और आप जैसा कि जानते हैं 5 साल का कोर्स होता है, तो 15×5 75 लाख के आसपास आ जाएगा आपका। 15×4 60 के आसपास आ जाएगा 4 साल का कोर्स में। अब ये जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है ये मायने नहीं रखती कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, सबसे इक्वली पेड करवाया जाता है। 15 लाख SC के लिए, ST के लिए, OBC, जनरल के लिए, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपको 15 लाख रुपये ही देना होगा। वहीं अगर BDS के बारे में बात करें तो BDS में जो रेट चल रहा है 2022 में वो 5 लाख रुपये आपका पर एनम यानी पर ईयर लगेगा किसी भी कास्ट के लिए। BMS के लिए और BHMS के लिए और BUMS के लिए, ये जो बाकी के 3 डिग्रियां हैं इनके लिए 3-3 लाख रुपए पर ईयर लगने वाला है। तो जैसी डिग्री में आप MBBS के लिए या BDS के लिए, BHMS के लिए, BUMS के लिए, जिस भी डिग्री के लिए आप एडमिशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा पेड करना पड़ सकता है। हाँ, एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होगा आपको कि यदि आपको 60% से ऊपर मार्क्स यदि आप ले आए हैं इंटर में और उसके बाद नीट आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो इन कॉलेजों में जाते हैं और कैटेगरी वाइज में अगर आप आते हैं जैसे कि SC ST OBC में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे कि आपके पेरेंट्स को फ़ी पे करना बड़ा ही आसान हो जाता है। SC ST के लिए खासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि SC ST जो दिमाग में बिठा के चले हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हमें बहुत पैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इंटर में 60% से ऊपर लाते हैं और नीट क्वालिफाई कर जाते हैं
भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिले तो कैसे, तो उस कॉलेज में जो फीस होती है, जैसे 10 लाख 12 लाख रुपए जो फीस है, वो पूरा का पूरा सरकार देती है आपको का स्कॉलरशिप के तौर पर। तो इसलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आप तैयारी करें। SC ST वाले को स्पेशली बोलना चाहूँगा मैं कि आपकी तो पूरी फीस ही कॉलेज में सरकार रीड कर देती है। और बाकी जो OBC जनरल के लोग हैं, अगर उनके पास पैसे कम हैं लेकिन यदि वो नीट क्वालिफाई कर गए हैं, OBC के लिए कहना चाहूँगा कि OBC का 50% माफ़ हो जाता है स्कॉलरशिप के जरिए। स्कॉलरशिप 50% आ जाता है, 50% ही पेड करना पड़ता है, जबकि SC ST में 100% हो जाता है। वहीं जनरल के बारे में मैं कहना चाहूँगा 25% लगभग आपकी स्कॉलरशिप आती है। यदि परिवार वाले सक्षम नहीं है मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए, तो आप जो नीट क्वालिफाई करते हैं उसके दम पे आप बैंक से लोन लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से आपकी डेथ हो जाती है मेडिकल कॉलेज के पढ़ाई के दौरान, तो वो पैसा लोन का आपके परिवार वालों से नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि आपने अपने डिग्री पे लोन लिया था, अपने नीट के क्वालिफाई के दम पे आपने लोन लिया था। तो उसके लिए फैमिली को परेशान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ नीचे हमने एक टेबल बना रखा है। चूँकि आप चूँकि आप नीट क्वालिफाई जब करेंगे, नीट पास आउट करेंगे, तो आपको 5 डिग्रियों को लेने का मौका मिलेगा, जिनमें से देख लेते हैं MBBS, BDS, BMS, BHMS और BUMS है। इन पाँचों का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसा कि MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये बड़े डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद एलोपैथ के। वहीं BDS जो होता है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यहाँ D का मतलब डेंटल समझिएगा, मतलब दांत वाले डॉक्टर। ये बड़े वाले डॉक्टर, आसान भाषा में कहूँ तो ये बड़े वाले डॉक्टर हो गए, ये दांत वाले डॉक्टर हो गए। BMS यहाँ जो A लगा है, A का मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर समझिएगा। BHMS यहाँ जो H लगा है, H का मतलब होम्योपैथिक समझिएगा। और BUMS यहाँ U का मतलब यूनानी डॉक्टर समझिएगा। बाकी बैचलर सब में लग रखा है, मेडिसिन एंड सर्जरी सब में लगा रखा है। तो फिर से देख लेते हैं फुल फॉर्म। BMS का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी आयुर्वेद वाले डॉक्टर बनेंगे आप। और BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप होम्योपैथ में जाना चाहते हैं तो आपको BHMS करना पड़ेगा। वहीं पे यदि आप यूनानी में जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरीज का फुल फॉर्म होता है। तो एक चीज़ शर्त होती है BUMS के लिए कि आपको उर्दू हाई स्कूल में कम से कम होना चाहिए, तभी आप BUMS में जा सकते हैं। हाँ, ये जो कोर्सेज होते हैं पूरे 5 साल के होते हैं, 4.5 साल का कोर्स होता है। डिग्री लेते लेते 5 साल गुजर जाता है और 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो टोटल मिला के 6 साल का कोर्स होता है। चाहे आप इसमें करें, किसी को कोर्स को भी करेंगे आप तो आपको 6 साल ही टाइम लगने वाला है। ये तो हो गई नीट के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कर लेते हैं इसमें, जैसे कि दिखा देता हूँ आपको। यदि आप मेडिकल फील्ड में पैर रख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर होने का कुछ पावर भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर का क्या मतलब होता है। मैं आपको कुछ अलग से स्पेशल पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अपने नाम से पहले डॉक्टर लिखने का अधिकार MBBS को भी नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, MBBS, यदि आप प्लेन MBBS करते हैं तो आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते। डॉक्टर या तो तब लिखा जा सकता है जब आप PhD कर लें, या तो फिर MBBS के बाद MD या फिर MS कर लें। जब तक आपके पास मास्टर भी, तब तक आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं जोड़ सकते। लोग गलत तरीके से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, किसी को लगाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ चिकित्सा फील्ड से जुड़े होने के नाते लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर का यूज करते हैं, जबकि डॉक्टर को लीगली लगाना यह कतई सही नहीं है, लीगल बिल्कुल भी नहीं है ये। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर की पावर ऑपरेशन थिएटर में राष्ट्रपति से भी अधिक होती है। जी बिल्कुल, यदि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ओसामा बिन लादेन जैसे बहुत बड़े आतंकवादी, बहुत ही बड़े सरगना, बहुत ही बड़े क्रिमिनल का यदि सर्जरी कर रहा हो, उस दौरान यदि पुलिस को गिरफ्तार करना हो उसे, या फिर प्रधानमंत्री को चारों तरफ से उसको घेर के पकड़ना हो, किसी को भी, चाहे कोई भी आ जाए, DM आ जाए, SP आ जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी आ जाए, तो ऑपरेशन थिएटर में बिना डॉक्टर की परमिशन के
नहीं जाया जा सकता। आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर हॉस्पिटल के चारों तरफ ढेर सारी फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन जब तक रेड लाइट जल रही है ऑपरेशन थिएटर की, आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते बिना डॉक्टर की परमिशन से। तो ये अधिकार एक डॉक्टर को मिलता है, क्योंकि इस समय जो है वो पेशेंट सिर्फ पेशेंट है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप उसे गिरफ्तार करें या वटेवर जो करना चाहते हो। आगे देखते हैं। डॉक्टर को दुनिया का सेकेंड गॉड यानी पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी दर्द हो, तकलीफ़ हो, हमें जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ रह सकते हैं बट हमारे दर्द को नहीं बांट सकते, वो तो एक डॉक्टर ही बांटता है। आगे देखते हैं। एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, वह जब तक चाहे काम करे। जैसे और लोग होते हैं और प्रोफेशन में, डॉक्टर रिटायर है और प्रोफेशन के लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो घर बैठ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं है। डॉक्टर रिटायर होने के बाद भी अपनी प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहा होता है, वो जब तक चाहे तब तक काम कर सकता है। आगे देखते हैं। डॉक्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब टीचर होता है। हाँ जी, सही सुना आपने, डॉक्टर का मतलब टीचर होता है। डॉक्टर एक लैटिन वर्ड है। मैं डॉक्टर विकास सिंह बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप डॉक्टर हो के टीचर का काम क्यों कर रहे हैं, तो आज उसका मतलब समझ लीजिएगा कि डॉक्टर का मतलब टीचर होता है। तो मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर जो है वो टीचर हूँ, टीचर ही हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर डे मनाया जाता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि डॉक्टर डे हमेशा 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे, वर्तमान समय में भारत में हर 5,000 मरीज पर एक डॉक्टर है। इस समय कंडीशन भारत की यह है कि 5,000 मरीजों पर एक डॉक्टर है। दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स माने जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स को दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर मानते हैं। भारत के सबसे पहले डॉक्टर चरक को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक हैं चरक जी, उन्हें भारत का सबसे पहला डॉक्टर माना जाता है। आनंदी गोपाल जोशी एमबीबीएस करने वाली भारत की पहली महिला है। आनंदी गोपाल जोशी जी भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया था। वहीं बात कर लेते हैं। डॉक्टर वीएस प्रिया भारत की पहली किन्नर डॉक्टर हैं जो केरला से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। आगे, सुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जन डॉक्टर माना जाता है। आयुर्वेद के हैं सुश्रुत जी, उन्होंने ही ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। आज उन्हीं के इक्विपमेंट को थोड़ा बहुत बदलाव करके एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। अब यहाँ देख लेते हैं। एक हिंदू मान्यता के अनुसार शिव जी को दुनिया का सबसे पहला सर्जन माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे पहला सर्जन? जानते हैं कि जब गणेश जी का सर कट गया था तो उन्होंने उनके सर में हाथी के बच्चे का सर जोड़ दिया था, जैसा कि हम सभी लोग चित्र में यहाँ वहाँ दिखाई देता है, हम देख सकते हैं। तो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही।